हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये मेरे चैनल की 5वीं वीडियो है और इस वीडियो का जो टॉपिक का नाम है दोस्तों वो है आपके प्रदूषण। ठीक है, तो प्रदूषण दोस्तों जो टॉपिक है वो आज मैं आपका पूरा ऐसे अच्छे तरीके से ख़त्म करूँगा कि मेरी पूरी वीडियो को दोस्तों आपको 1 मिनट भी स्किप करने का आपका मन नहीं करेगा। 1 मिनट तो बहुत दूर, आपका 1 सेकंड का भी वीडियो को स्किप करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3 हो, चाहे टीआरई 3 का दोस्तों री एग्जाम हो, प्रदूषण एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है जो कि कंटिन्यू बार बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि टीआरई 2, 3 और 3 का री एग्जाम में 3 पेपरों में दोस्तों टोटल प्रदूषण से 13 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप एवरेज में डिवाइड करो तो हर बार पेपर में लगभग 4 क्वेश्चन प्रदूषण के जरूर ही पूछता है। तो आज मैंने प्रीवियस ईयर को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए ऐसा आपके मैं कंटेंट बना के लाया हूं जो कि आप साइज में बहुत कम है, लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं टीआरई 4 में, प्राइमरी में दोस्तों, मैं जूनियर की भी बात कर रहा हूँ, जूनियर में भी दोस्तों इसी वीडियो से ही आएंगे। ख्याल में गारंटी सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइमरी के लेता हूँ, आज भी मैं प्राइमरी की ही गारंटी ले रहा हूँ। आपको इस वीडियो से मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, 2 प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, 3 प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं और दोस्तों आपको 4 प्रश्न भी इसी वीडियो से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों करके ही जाना और लगे हाथ बेल आइकन भी दबा देना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रदूषण है क्या। तो देखो दोस्तों, प्रदूषण प्रदूषण दोस्तों जिसको हम इंग्लिश में पोल्यूशन कहते हैं। तो जो पोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, तो वो पोल्यूशन शब्द कहाँ से आया दोस्तों? आपके पोल्यूशियोनम शब्द जो लैटिन भाषा का था वहाँ से बना पोल्यूशन, और वहाँ से हिंदी में दोस्तों बन गया प्रदूषण। हम अपने आम बोलचाल में दोस्तों इसको प्रदूषण शब्द कहते हैं। अब जो ह्यूमन मेड है, जो कि दोस्तों मानव जनित है, मानव जनित जो पोल्यूशन होते हैं उनको हम लोग एंथ्रोपोगेनिक एंथ्रोपोगेनिक या एंथ्रोपोजेनिक के नाम से जानते हैं, जो मानव मेड है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब देखिए दोस्तों, प्रदूषण जो है वो वायु प्रदूषण की बात मैं कर रहा हूँ। वायु प्रदूषण दोस्तों जो जांचते हैं वो हमारे 2 जो प्रमुख उनकी जो इकाइयाँ हैं वो एक तो दोस्तों पीपीएम जिसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, और दूसरा है दोस्तों एसपीएम वायु प्रदूषण की गुणवत्ता बताता है कि वो कितना ज़्यादा प्रदूषित है या कितनी ज़्यादा अच्छी है, वायु कितनी प्रदूषित है या कितनी अच्छी है। दोस्तों जो एसपीएम की फुल फॉर्म ही इस बार पूछी गई थी कि एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा गया था इस बार। तो दोस्तों इसकी पूर्ण रूप होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब आपको बता दूं कि जो प्रदूषण होते हैं वो मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि दोस्तों कहाँ से आया है, यहाँ से आया, मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे भी दोस्तों सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो प्रदूषण है दोस्तों, एक तो हो गया प्राथमिक प्रदूषण और एक हो गया द्वितीयक प्रदूषण। तो जो द्वितीयक प्रदूषण होते हैं वो दोस्तों वातावरणीय में पदार्थों के साथ क्रिया करके बनते हैं, लेकिन जो प्राथमिक प्रदूषण होते हैं वो वायुमंडल में जस के तस होते हैं, अपने मूल रूप में होते हैं। ठीक है, वो दोस्तों अपने मूल रूप में होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राथमिक प्रदूषण। और जो वायुमंडल में उपस्थित अनन्य जो धूल की कण हुए या हमारे वायुमंडल में अनेक दोस्तों जो तत्व उपस्थित होते हैं उनके साथ क्रिया करके जो भिन्न प्रकार का प्रदूषण बना देते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूशन, यानी कि द्वितीयक प्रदूषण। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब दोस्तों आपसे यही पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से प्राथमिक प्रदूषण हैं या निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक प्रदूषण कौन सा है और दोस्तों द्वितीयक प्रदूषण कौन सा है। तो इसकी बात कर लेते हैं।
दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1000 रुपए का बैच ले लेना, मैं गारंटी लेता हूँ अगर ऐसे कोई बता दे, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पैसे से मतलब है। आपने पैसे दे दिए, वो आपको भर भर के वीडियो दे रहे हैं, उल्टा सीधा कूड़ा कचरा देख रहे हैं। आपको एक दिन में 15-15 वीडियो मिल रही हैं, आप उनको लिखोगे, उनको समझोगे कि पढ़ोगे कि याद करोगे, है ना। तो आपको कोई ग्रंथ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ अपना एक जॉब सिक्योर करनी है, जॉब आपको लेनी है, ठीक है। तो खैर आप लोगों को क्या ही बोलना, आप लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को अच्छा लगता है फालतू की वीडियो पे वीडियो, कोई आपको पे ले जाए, आपको उसी से ही मतलब है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ते रहे, इसी वीडियो से आप चाहे मेरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसी वीडियो से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, 1 2 3 4 जितने भी आएंगे इस वीडियो से क्वेश्चन फंसेगा प्रदूषण में, ठीक है। ये तो बात की बात रहेगी। चलो आ जाते हैं वापस से टॉपिक पर। तो प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण, तो मैंने बता दी प्राथमिक प्रदूषण दोस्तों मूल अवस्था में होते हैं, और द्वितीयक प्रदूषण वातावरणीय पदार्थों से अन्योन्य क्रिया करके अपना अलग ही रूप प्रदर्शित करते हैं। ऐसे प्रदूषण को द्वितीयक प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक प्रदूषण कौन कौन से होते हैं। DDT, दोस्तों आपने देखा होगा कि नगर पालिका पाले जब गर्मियों में बहुत सारे मच्छर हो जाएंगे तो नालियों में जो आटा जैसा जो मारते हैं, आटा जैसा जिसमें से मारने के बाद जो जिसमें से बहुत तीव्र गंध भी आती है, बदबू सी आती है, हम लोगों को बहुत बुरी लगती है, वो दोस्तों आपके DDT होता है। ये एक प्रकार का कीटनाशक है दोस्तों, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, आपके NH3 अमोनिया, NO2 NOx, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। ये सब दोस्तों आपके प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही कणकीय पदार्थ, जो आपके जो छोटे छोटे कणों से मिलकर जितने भी आपके जो बनते हैं प्रदूषण, वो सारे प्रदूषण आपके प्राथमिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा द्वितीयक प्रदूषण की बात कर लेते हैं। द्वितीयक प्रदूषण में दोस्तों आपके ओजोन हो गया, फिर इसके बाद आपके पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया, जिसको हम शॉर्ट में पैन कहते हैं, PAN आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद स्मॉग, धुंध, कोहरा, धुआं, इसको दोस्तों कहते हैं स्मॉग। इसके अलावा सल्फर ट्राईऑक्साइड, दोस्तों सल्फर डाई कह दे तो प्राथमिक प्रदूषण, सल्फर ट्राई कह दे तो द्वितीयक प्रदूषण, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपके हो गया, इसको ऊपर कर लेते हैं, शायद मेरे बैक में आ गया, वो आपको दिखाई नहीं दिया होगा, मैं दोस्तों आपको दोबारा बता दे रहा हूं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड कह दे तो प्राथमिक, सल्फर ट्राईऑक्साइड कह दे, SO3 कह दे, ये कह दे SO3 तो द्वितीयक। ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर में दोस्तों इसको बहुत पढ़ा होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल अपने आप में वर्षा का कारण होता है दोस्तों, ये आपके द्वितीयक प्रदूषण में गिना जाता है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दोस्तों ये आपके H2O2, ये सब आपके द्वितीयक प्रदूषण थे, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया, मैंने आपको प्रदूषण बताया अभी तक क्लास में। प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को जांच करने के लिए PPM और दोस्तों आपको SPM मैंने बताया, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, आपको ये दोनों दोस्तों बता दिए। इसके बाद प्राथमिक प्रदूषण क्या होते हैं, द्वितीयक प्रदूषण क्या होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है और कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मैंने आपको ये बताया। अभी तक की क्लास में मैंने आपको इतना बता दिया। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा जैव निम्नीकृत प्रदूषक, जैव माने जो ऑटोमेटिक विघटित हो जाते हैं, जैसे दोस्तों आपके हो गया सब्जियां, आपके केले का छिक्कल, आपने देखा हुआ, आप केले के छिक्कल को खा के फेंको, दूसरे दिन मतलब पहले दिन जब फेंकोगे तब दोस्तों वो पीला होगा, दूसरे दिन वो काला पीला होगा, तीसरे दिन काला हो जाएगा, चौथे दिन दोस्तों वो सड़ के सूख जाएगा। मतलब प्रकृति में दोस्तों उसका कोई भी मतलब अस्तित्व नहीं रह जाता है, और ये हमको हानिकारक भी नहीं पहुंचाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग जैव निम्नीकृत कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिक मतलब विघटन जिनका हो जाता है दोस्तों। ऐसी चीज़ें होती हैं कागज, सब्जी, फल, वाहित मल या मृत शरीर। आपने देखा होगा कोई भी इंसान हो या कोई भी प्राणी दोस्तों हो, अगर वो मृत हो जाता है
तो उसका शरीर ऑटोमेटिक दोस्तों गल जाता है, उसका मांस गल जाता है, तो उसका प्रकृति में दोस्तों उसका क्षरण हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है, यानी कि उसका पूरा शरीर अपघटित हो जाता है। ऐसे दोस्तों पदार्थों को हम लोग कहते हैं जैव निम्नीकृत। ठीक है। अब दोस्तों कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि प्रकृति उनको कितना भी करे, उनको उनका अपघटन नहीं कर पाती है। ऐसी चीजों को कहते हैं जैव जैव अनिम्नीकृत, जिनका दोस्तों अपघटन नहीं हो पाता है। ठीक है। तो ऐसी चीजें दोस्तों आपकी प्लास्टिक, आपने देखा होगा प्लास्टिक की कोई चीज दोस्तों आप अगर अभी जमीन के अंदर गाड़ दो तो आपको 20 साल बाद भी आपको वैसी की वैसी मिलेगी। ठीक है। प्लास्टिक दोस्तों, अभी जो प्लास्टिक जब पोल्यूशन है वो अभी पूरे वर्ल्ड में समस्या बना हुआ है। ठीक है। ऐसे ही करके दोस्तों रेडियो सक्रिय तत्व हुआ, आपके सीसा हुआ, आपके पारा हुआ, ठीक है, आपके आर्सेनिक हुआ, कैडमियम हुआ, कीटनाशी हुआ। अभी मैं सब बताऊंगा कि पारा, आर्सेनिक, कैडमियम से दोस्तों कौन कौन से रोग होते हैं। आप चिंता मत करिए, वीडियो में बने रहिए। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो से आपको 1 2 3 4 5 जितने भी प्रश्न दोस्तों बीपीएससी आयोग पूछेगा इस बार, सबके सब इस वीडियो से उड़ेंगे, आप देख लेना। इसके बाद वाहनों से होने वाले प्रदूषकों, इसको ऊपर कर ले रहे हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए उत्प्रेरक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जिसमें से दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो फिर दोस्तों ये हानिकारक, इसका जो रूप जो होता है वो हानिकारक दोस्तों कतई नहीं रहता है। पहले नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड दोस्तों हानिकारक होते हैं, उसको हम लोग उत्प्रेरक कन्वर्टर में डालकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और नाइट्रोजन आप जानते हो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में दोस्तों 78% तो नाइट्रोजन ही है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य प्रदूषण जिनसे बीपीएससी सवाल पूछता है या जो हमारे लिए घातक भी हो सकते हैं। फ्लाई ऐश, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी भी जब चीज को जलाया जाता है तो उस चीज को, जीवाश्म ईंधन हुआ, कोयला हुआ, लकड़ी हुआ, तो उसमें एक राख बन जाती है, लास्ट में राख रह जाती है। हम लोग के घर भी आप देखते होंगे कोयला जलने के बाद उसमें राख रह जाती है, तो उसी राख को फ्लाई ऐश कहते हैं, फ्लाई ऐश। तो पहले तो इसका कोई उपयोग नहीं था, लेकिन अब इसका उपयोग दोस्तों ये है, इसका सबसे बड़ा उपयोग कि अब हम इससे क्या बना रहे हैं, अब हम इससे जो सीमेंट बनाने में दोस्तों, सीमेंट गिट्टी बनाने में हम इसका उपयोग अब ले रहे हैं। इसलिए अब इसका हम लोग दोस्तों इसका सदुपयोग भी करना सीख गए हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक अब वर्तमान के पीरियड में नहीं रहा है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है वो शीतलक, जितने भी दोस्तों शीतलक मशीनरी है, जैसे रेफ्रिजरेटर आपके हुआ, स्प्रे कैंस हुआ, ठीक है, जितने भी दोस्तों आपके जो एयर कंडीशनर हुआ, इसमें से निकलती है क्लोरोफ्लोरीन गैस। और क्लोरोफ्लोरीन गैस भी अपने आप में एक गैस छोड़ती है, क्लोरीन, अपने आप में दोस्तों गैस छोड़ती है क्लोरीन। वो क्लोरीन दोस्तों जो समताप मंडल के ऊपरी भाग में जो हमारी ओजोन जो लेयर है, जिसको मापने की इकाई है डॉप्सन, उस लेयर को दोस्तों इसने अंटार्कटिका के ऊपर छेद कर दिया है। उस लेयर का कार्य क्या होता है? उस लेयर का दोस्तों कार्य ये होता है, ओजोन लेयर का, कि जो सूर्य की जो किरणों के साथ में, सूर्य के प्रकाश के साथ में दोस्तों अल्ट्रा वायलेट रेंज भी आती हैं। दोस्तों सूर्य के प्रकाश के साथ में जो अल्ट्रा वायलेट जो परावैंगनी किरणें भी आती हैं, वो दोस्तों अगर डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ेंगी तो हमारी स्किन पर स्किन कैंसर हो सकता है। मतलब हो सकता है कि दोस्तों हो जाएगा अगर ऐसा हो। तो जो ओजोन लेयर का यही काम होता है कि उन परावैंगनी किरणों को हम तक आने के लिए रोके। लेकिन जो CFC गैस है, इसने उसमें दिन पे दिन दोस्तों ये उसको उस पर हमला कर रही है, उसको घातक रूप उसको दे रही है। ठीक है। तो इस दोस्तों ओजोन से एक सवाल भी ये पूछा गया था कि ओजोन में छिद्र कहाँ पर है, ओजोन का जो छिद्र हम उसको साफ साफ कहाँ दे सकते हैं। उसमें आपके 3 ऑप्शन दिए थे, तीनों के तीनों आपके ऑप्शन गलत थे। तीनों के तीनों जो आपके दोस्तों जो आपके ऑप्शन थे वो आपके गलत थे। अभी मैं आपको सारे के सारे अभी मैं आपको वो प्रश्न भी दिखाऊंगा कि दोस्तों इसने कौन कौन से प्रश्न इसने पूछे थे। ठीक है।
तो अभी ओजोन की बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ओजोन से हर बार के टीआरटी, हर बार के दोस्तों टीआरई में क्वेश्चन पूछता है। तो इस बार भी टीआरई में पूछेगा, इसलिए मैं पूरा ओजोन का काला चिट्ठा लेकर आया हूँ आपके सामने। अभी आगे आएगा, वीडियो में आप लोग बने रहिए। तब तक दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों फ्लाई एश हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, अम्लीय वर्षा हो गई, इसके अलावा बायोगैस हो गई। दोस्तों टीआरई 3 के एग्जाम में पूछा था बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, पूछा था। तो दोस्तों बायोगैस का जो प्रमुख जो घटक होता है वो दोस्तों आपके CH4 होता है, मतलब मीथेन। ठीक है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स निकास, जो ऑटोमोबाइल का जो निकास है, ऑटोमोबाइल का दोस्तों मतलब जैसे कि हमारे जो वाहन हो गए, आपके ऑटो हो गए, उसमें से जो आपके जो पीछे जो साइलेंसर में से धुआं निकलता है, वही है दोस्तों ऑटोमोबाइल निकास। कार्बनिक प्रदूषण, कोयला संबंधित रोग, ये सारे दोस्तों आपके अन्य प्रदूषण है। कोयला संबंधित रोग से ही आपके क्वेश्चन भी पूछा गया था कि काले फेफड़ों का रोग किससे संबंधित है। तो दोस्तों जितने भी जो वर्कर लोग होते हैं जो कि कोयले की खदानों में दोस्तों जो कि काम करते हैं, तो कंटिन्यू कोयले की खदान में कार्य करने से क्या हो जाता है दोस्तों, कंटिन्यू कोयले की खदान में कार्य करने से वो लोग सांस तो इंसान है तो सांस तो लेगा ही। तो वो कोयले के जो कार्बनिक जो कण होते हैं वो वहाँ के आसपास की वायु में मिले रहते हैं, तो वो उनके फेफड़ों में जाते रहते तो उनके फेफड़े काले हो जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं काले फेफड़ों का रोग। तो यही पूछा था कि काले फेफड़ों का रोग किससे संबंधित है, तो उसमें ऑप्शन था दोस्तों ये कोयले का जो कोयले की खदान है उससे संबंधित है। इसके बारे में भी दोस्तों अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा वेरी वेरी इंपोर्टेंट VOD और DO, यानी DO मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि घुलित ऑक्सीजन, और BOD का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की डिमांड क्या है पानी में, और इसका संबंध दोस्तों क्या होता है। अगर किसी पानी में BOD हाई होगी, देखो ऊपर का निशान लगा है ना ये, अगर BOD हाई होगी तो डिजॉल्व्ड जो ऑक्सीजन होगी वो लो होगी। और अगर किसी भी पानी में, किसी भी जल में अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से अगर कम हो जाती है, तो वो उस पानी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषित पानी। जैसे कि दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, एज अ प्रैक्टिकल समझा दूं आपको कि अगर कोई पानी है, उस पानी में ये है कि अगर उस पानी में मतलब कोई पानी एक से 1000 तक है, लेकिन उस पानी में ये है कि अगर उसमें 500 ऑक्सीजन रहेगी तो मछलियां उसमें सुरक्षित हैं और वो पानी स्वच्छ पानी है, मछलियां सुरक्षित हैं, पानी स्वच्छ है। लेकिन अगर उसका डिजॉल्व्ड अगर ऑक्सीजन उसका कम हो जाएगा, अगर मान लो 500 से 300 पे आ गया, तो पानी वो क्या हो जाएगा, दूषित पानी हो जाएगा दूषित, क्योंकि उसका जो मानक है वो अगर दोस्तों कम आ गया, सपोज करो कि अगर वो उसका वो 4 मिलीग्राम से कम आ गया, तो उसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो दोस्तों कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने इसमें बताई है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और जैसी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी वैसे ही उसमें BOD की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब BOD के जो उसमें जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि वो पानी ऑक्सीजन की डिमांड करने लगेगा। भाई जब किसी भी पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी तो वो पानी डिमांड ही तो करेगा। तो BOD और DO एक दूसरे के अपोजिट है, आप लोगों को इतना याद रखना है। और ये याद रखना है कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है किसी भी पानी में, वो अगर 4 mg पर लीटर से अगर कम हो जाती है, तभी हम उस पानी को एक दूषित पानी की संज्ञा दे सकते हैं, इससे कम नहीं। अगर उसमें 5 या 6 या 7 है तो हम उसको दूषित पानी नहीं कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको इतना समझ में आ गया, BOD और DO ये दोनों क्या हैं, और इन दोनों का संबंध दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट है। डिजॉल्व अगर ऑक्सीजन है तो 4 मिलीग्राम से कम है तो हम इसको दूषित पानी भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में आया, आपसे अवश्य पूछ सकता है। आप TR2 का पेपर उठा के देख लो, 4 उसने अधिनियम पूछे हैं आपसे, फलाना अधिनियम कब आया, फलाना अधिनियम कब आया, ये भी आपसे पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यू शुड नो दिस। 1974 में आपके आता है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम।
इसके अलावा जो आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये आपके 1980 में आता है। दोस्तों ये तो आपकी सबका पढ़ा हुआ होगा कि पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो आपके 1980 में आता है। ठीक है, इसके अलावा अब दोस्तों आ जाओ ओजोन पर। ओजोन, इसका सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है O3। ऑक्सीजन का होता है O2, इसका होता है O3। दोस्तों ओजोन है वो ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन का ही दोस्तों अपने आप में एक अपर रूप है। ओजोन मैंने विस्तृत तरीके से इसलिए लिया है, आप अगर देखोगे तो TRE 2 और TRE 3 दोनों ही पेपर में ऑक्सीजन से क्वेश्चन दागे गए हैं। तो कोई अंधा भी दोस्तों सोच के बता सकता है कि जब आयोग ने 2 में अभी पूछा, 3 में अभी पूछा, तो 4 में अभी पूछने के पूरे पूरे चांस हैं। तो जब पूरे पूरे चांस हैं तो हम एकदम तैयार बैठेंगे। ठीक है, तो चलो ओजोन की बैंड बजाते हैं। ओजोन जो परत है वो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। हमारी जो 5 लेयर आती हैं दोस्तों उसमें से जो क्षोभ मंडल के बाद आती है दूसरे नंबर की नीचे से समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, उसकी दोस्तों उसमें दोस्तों ये ऊपरी परत पाई जाती है। उसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। तो दोस्तों समताप मंडल में इसकी जो ऊंचाई होती है वो 15 से 35 किलोमीटर के आसपास होती है। इसके बाद इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य है यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को मानव और अन्य प्राणियों तक पहुंचने तक रोकती है। ठीक है, इसके बाद जिससे त्वचा का कैंसर होने से बचता है। ठीक है दोस्तों, इसके जो कारक है वो कौन से कारक है? इसके कारक है CFC, क्लोरोफ्लोरिन कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओजोन परत के क्षय होने का मुख्य कारण दोस्तों क्या है? क्या है दोस्तों? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों जो है वो ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण है। लेकिन CFC जो निकलती है कहाँ से निकलती है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे, अग्निशामक आप जानते हो, जब कहीं आग लग जाती है तो लाल वाला सिलेंडर निकाल के ऐसे करके जब उसको बुझाते हैं ना, उसको बोलते हैं अग्निशामक। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके फॉर्म इत्यादि, ETC एक्सेट्रा आपके इत्यादि, इनसे निकलती है CFC गैस। जब CFC गैस दोस्तों निकलेगी तो वही CFC गैस जाके ऊपर ओजोन परत का क्षरण करती है। अब दोस्तों ओजोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंपोर्टेंट फैक्ट्स। किसके बारे में? ओजोन के बारे में। तो पहला फैक्ट यह है परावैंगनी किरणों जो कि निम्न तरंग दैर्घ्य, ये क्वेश्चन पूछा था ओजोन के बारे में, निम्न कथन बताइए। तो उसमें एक कथन था कि ये उच्च तरंग दैर्घ्य की होती हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया ये निम्न तरंग दैर्घ्य की होती हैं। ठीक है, उसमें पूछा था कि इनकी मात्रा, मतलब ये बहुत स्थायी गैस है। तो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा दोस्तों बहुत कम होती है, आप देख सकते हो 0.0004%। ठीक है, इतनी कम होती है, तो ये स्थायी गैस नहीं है, ये बहुत ना के बराबर पाई जाती है। तो ये भी इसमें गलत था। ठीक है, और इसमें दोस्तों तीसरा भी आपके पूछा था, वो भी स्टेटमेंट ओजोन के बारे में गलत था। लेकिन आप कौन सा सही है कौन सा गलत जब पता लगा पाएंगे ना, जब आपको पता होगा। तो अब मैंने ओजोन का पूरा ओजोन का दोस्तों पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने खोल दिया है। ठीक है, बचा हुआ आगे खुलेगा, आपको डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका PRT का एग्जाम जरूर आपका निकलवाऊंगा, बस आप मेरे साथ मेहनत करती रहिए। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ते रहिए, आप उसका नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं ओजोन में। ओजोन समताप मंडल में तो अच्छी है, जब तक ओजोन समताप मंडल में तब तक तो हमारे लिए अच्छी है, परंतु जैसे ये क्षोभ मंडल में आती है तब ये दोस्तों एक भयानक और हमारे लिए बुरी गैस बन जाती है, क्योंकि यह यहाँ की वायु को प्रदूषित करती है जो श्वसन के लिए हानिकारक है। तो जो हमारी ओजोन जो गैस है वो समताप मंडल में जहाँ इसकी लेयर है वहां पे तो अच्छी है, लेकिन जब वहां से धीरे धीरे जब ये क्षोभ मंडल में आती है, हमारे वायुमंडल के निकट आती है, नीचे धरातल के निकट आती है, तब दोस्तों ये हमारे सांस लेने के लिए हानिकारक दुविधा पैदा करती है। ठीक है, इसके बाद ओजोन परत के संरक्षण के लिए दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपके 16 सितंबर 1987 में। 16 सितंबर 1987 में। अगर आपसे पूछ ले कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को ही आपके मनाया जाता है।
लेकिन मॉन्ट्रियल जो दोस्तों प्रोटोकॉल था वो तो आपके 16 सितंबर 1987 को हुआ था, लेकिन लागू हुए 1 जनवरी 1989 को हुआ। ठीक है, 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ लेकिन लागू हुआ 89 में। आपको ये बात याद रखनी है, वरना आपसे पूछ ले कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ तो आप सब लोग रटे बैठे हैं कि 16 सितंबर 1987। ठीक है, तो आप ये बैठे हो तो इसका आप दोनों को याद रखना कि कब ये हुआ और कब लागू हुआ, आपको याद रखना। इसके 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 बाद दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन में जो छिद्र है वो हम स्पष्ट कहाँ से देख सकते हैं। तो 3 जगह से ऑप्शन था, तीनों में से कहीं से नहीं। हम इसको देख सकते हैं अंटार्कटिका के दोस्तों ऊपर। ठीक है, और इसका मात्रक दोस्तों जो है वो है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई को नापने की इकाई दोस्तों आपकी डॉप्सन है। अब आप मुझे बताओ, ओजोन से संबंधित जितने भी दोस्तों आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे इसमें आ गए कि नहीं आ गए? आ गए कि दोस्तों नहीं आ गए? आ गए ना। तो अब दोस्तों चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये तो आपकी हो गई ओजोन। अब आते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से आपकी क्वेश्चन पूछा था कि अम्लीय वर्षा में निम्न में से कौन कौन से मतलब निम्न में से कौन कौन से सहायक होते हैं अम्लीय वर्षा में। तो अम्लीय वर्षा का पूरा काला चिट्ठा भी हम यहाँ पे खोल के रखेंगे। आपके प्रदूषण से हमेशा 4 प्रश्न पूछता है। अब यहाँ से नहीं पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा? यहीं से पूछेगा ना। तो अम्लीय वर्षा, अब दोस्तों आ जाओ अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। अम्लीय जो वर्षा होती है वो प्राकृतिक रूप से ही दोस्तों एसिटिक होती है। मतलब दोस्तों एसिटिक का मतलब यानी अम्लीय होती है। ठीक है, एसिड दोस्तों उसका जो बेस होता है वो दोस्तों एसिड होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 ये दोस्तों लिखा है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब N2O जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। किसका? नाइट्रिक अम्ल और गंधक का दोस्तों एक तेजाब बन जाता है। एन मतलब दोस्तों SO2 और N2O। ठीक है, SO2 और मतलब दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोस्तों ये दोनों मिलकर आपकी अम्ल वर्षा को बनाते हैं। ठीक है, और जब अम्ल वर्षा ये दोनों जब मिलते हैं तो एक नाइट्रिक अम्ल का आप देख सकते हो पीछे लगा है अम्ल। अम्ल मतलब तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा तो करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। तो दोस्तों यही जब पानी के साथ बरसता है तो हम इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। चलो अम्लीय वर्षा के बारे में कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। आपको इतना पता चल गया कि इसमें 2 कंपाउंड कौन कौन से हैं, SO2 और N2O। ठीक है, आपको इतना आपको याद रखना है। अब वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, मतलब दोस्तों 7 तो होता है न्यूट्रल, और 7 से हम जितना ऊपर जाएंगे वो तो हो गया हमारा बेस, और जितना हम नीचे आएंगे वो हमारा हो गया एसिडिक यानी हमारा अम्लीय। तो ये 5.6 आप देख सकते हो 7 से कम है ना। 5.6 आपका 7 से कम है। तो जब दोस्तों वर्षा के जल का पीएच मान आपके 5.6 से कम हो जाता है तब वो वर्षा अपने आप में अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब दोस्तों इसके जो प्रभाव हैं वो कौन कौन से हैं? जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। अम्लीय वर्षा दोस्तों बरसी, और जैसे कोई तालाब है, तालाब में दोस्तों जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आपकी एकदम पर्याप्त है, मछलियां आराम से नाच रही हैं, खेल रही हैं, कूद रही हैं, अपने आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ अपने हैं आराम से रह रही हैं। अचानक उसमें हो गई अम्लीय वर्षा, तो उसका जो पानी है वो कैसा हो गया? वो हो गया अम्लीय। पानी का पीएच ऑटोमेटिक गिर गया। तो जब पानी का पीएच ऑटोमेटिक गिर जाएगा तो दोस्तों पानी अम्लीय होने से क्या हो जाए दोस्तों? मछलियां बीमार पड़ जाएंगी और मछलियां मरने लगेंगी। ठीक है, तो ये कारण भी है। तो जलीय प्राणियों की दोस्तों मृत्यु हो जाती है अम्लीय वर्षा से। पेड़ पौधों की वृद्धि में गिरावट, पेड़ पौधों की जो वृद्धि होती है दोस्तों उसमें गिरावट हो जाती है। तांबा और सीसा जैसे घटक तत्वों का पानी में घुलनशील होना, दोस्तों तांबा हुआ, सीसा तो दोस्तों हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो जैसे दोस्तों घटक है उनका पानी में घुल जाना, ये भी दोस्तों अम्लीय वर्षा का एक घातक परिणाम है। जर्मनी व यूरोप में जंगलों के नष्ट होने का प्रमुख कारण भी दोस्तों अम्ल वर्षा ही है। जर्मनी और यूरोप में जो जंगल हैं वो जो नष्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनके नष्ट होने का कारण आपके अम्लीय वर्षा ही है। ठीक है, इसके अलावा
मृदा अम्लीय हो जाती है। जब दोस्तों अम्लीय वर्षा होगी मिट्टी पर खेतों में, तो खेतों की दोस्तों जो ऊपरी लेयर होगी वो दोस्तों उसका भी तो पीएच मान करेगा, तो वो अपने आप में अम्लीय हो जाएगी। और जब अम्लीय हो जाती है तो उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, अर्थात कि जो कृषि योग्य जो भूमि होती है वो धीरे धीरे बंजर भूमि में तब्दील होने लगती है। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं, अगर आपके सामने यही क्वेश्चन पूछ ले कि अम्ल वर्षा से संबंधित सूचना केंद्र इंग्लैंड के किस राज्य में है या इंग्लैंड के किस शहर में है, या आपसे यही पूछ ले कि किस देश में है, तो आप क्या बता पाते? इसलिए आपको सब कुछ आपको तैयार करके रखना है। तो अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र आपके इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित है। इसके अलावा SO2, CO2 और N2O का संयोजन है अम्ल वर्षा। लास्ट में मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर दी है। अगर आपसे दोस्तों उसने यही तो पूछा था कि अम्ल वर्षा के कौन कौन से घटक हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी दोस्तों इसमें मिला होता है, ठीक है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दे तब आपको मानना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन वाला भी। और दोस्तों ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, ये तीनों मिलकर आपके अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों अम्ल वर्षा से ही तो हमारा ताजमहल और जो मार्बल जो होता है वो दोस्तों कैसा होने लगता है। जैसे हमारे ताजमहल का रंग दोस्तों पहले वाइट था, अब धीरे धीरे करके अम्ल वर्षा के कारण कैसा हो गया है? पीला हो गया है। मोहब्बत का रंग दोस्तों सफेद से पीला हो गया है। इसके अलावा अब दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, तो दोस्तों इसको भी हम लोग कर लेते हैं। कोयले से होने वाले रोग, तो दोस्तों ये पूछा गया था कि काले फेफड़ों का रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपके कोयलों से, ये दोस्तों आपके कोयला खदान से संबंधित है। इसको दोस्तों हम लोग ब्लैक जंग कहते हैं या न्यूमोकोनियोसिस भी कहते हैं। न्यूमोकोनियोसिस भी इसको हम कहते हैं। किसको? काले फेफड़े को रोग को या तो ब्लैक जंग कहते हैं या दोस्तों इसको न्यूमोकोनियोसिस भी इसको हम लोग कहते हैं। आपको हिंदी में आ जाए तो हिंदी में, इंग्लिश में आ जाए तो इंग्लिश में आपको पता होना दोस्तों चाहिए, ठीक है। और ये किस लिए होता है दोस्तों? ये तो मैंने आपको बताया था, यह लगातार कोयले की धूल में सांस लेने के कारण होता है। इस धूल में कार्बन के कण होते हैं जो फेफड़ों के लिए कतई हानिकारक होते हैं। इस बीमारी का दोस्तों कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हम लोग इससे सावधानी ही बरत सकते हैं। अगर हमको ये एक बार बीमारी हो गई तो हमारा इलाज लाइलाज है, हमारी मृत्यु कुछ टाइम बाद निश्चित है। क्योंकि जब फेफड़े ही हमारे काले हो गए हैं, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। और जब हमारे अंदर जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कैसे घुलनशील होगी। और जब दोस्तों हमारा ब्लड ऑक्सीजन रहित हो जाएगा तो हमको दिल संबंधी बीमारी होगी, हृदय संबंधी, और हमारी मृत्यु अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा वायुमंडल से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया था कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है बताओ। इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। तो देखो नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, यही दोस्तों उसने पूछा था, ठीक है। तो नाइट्रोजन की मात्रा 78 है, ऑक्सीजन की मात्रा 21 है, आर्गन की मात्रा 0.93% है। इसके अलावा आपको एक और याद रखनी है, CO2 0.03% CO2 की है। इसके अलावा दोस्तों आपके हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ऐसी गैसें आपकी बहुत ही अल्प मात्रा में वायुमंडल में दोस्तों वायुमंडल में आपके पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने आपको जो नोट्स दिखाया था उसमें से देखो, मेरा जो पुराना नोट्स है उसमें से देखो आपकी यही वाला क्वेश्चन फंस गया है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो मैटर वाला क्वेश्चन आया था मेरे यहाँ से फंस गया था। उसके अलावा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी फंसा था कि मीथेन का प्रमुख जो घटक होता है, मतलब मीथेन का प्रमुख घटक, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि बायोगैस, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपके फंस गया था मेरा क्वेश्चन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों आप देख लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोस्तों हवा से भारी होती है, जल में अघुलनशील होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है, यह प्राणियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह गैस मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करती है, इसे दम घोंटू गैस भी कहते हैं। यह अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। अब दोस्तों ये तो होगी किताबी बातें, अब मैं आपको बता दूं
कोई भी व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट के धुआं से दोस्तों जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि ये दोस्तों एक अपूर्ण दहन होता है। इससे दोस्तों आपके कौन सी गैस निकलती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा कोई भी अगर जीवाश्म ईंधन, दोस्तों कोई भी अगर जीवाश्म ईंधन अगर जलाया जा रहा है और अगर उसका पूर्णतः दहन नहीं हुआ है, अगर उसका अपूर्ण दहन हुआ है, तो वहां से आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग CO के नाम से जानते हैं, वो गैस बनती है। ये इतनी हानिकारक गैस होती है कि अगर आप इसके संपर्क में रहते हो तो दोस्तों कुछ ही घंटों में ये गैस आपके मस्तिष्क पर चढ़ जाती है और दोस्तों धीरे धीरे करके आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपका गला घुटने लगता है, आपका दम घुटने लगता है और आपकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए दोस्तों इसको दम घोंटू गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये हवा से बाहरी होती है, जल में अघुलनशील, ये दोस्तों जल में घुलती नहीं है, जबकि हमारी ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। ये गंधहीन होती है, इसमें दोस्तों कोई भी इसमें गंध नहीं होती है। स्वादहीन होती है, आप इसको टेस्ट करोगे तो दोस्तों कोई भी इसमें स्वाद नहीं होगा। यह प्राणियों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद मीथेन गैस। दोस्तों मीथेन गैस से आपके फेफड़ों की बीमारी होती है, लाइक अस्थमा। आपको अस्थमा हो गया, ये दमा हो गया, ये दोस्तों आपके मीथेन से आपके हो सकता है। मीथेन का जो दोस्तों प्रमुख जो है वो दोस्तों आपके बायोगैस है। इसके अलावा यह वायुमंडल के हरित गृह में 20% का योगदान करती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसमें 60% का अकेले आपके कार्बन डाइऑक्साइड ही रोल निभाती है और दोस्तों 20% का आपके मेथेन रोल निभाती है। ठीक है, वायु, और जब दोस्तों उसी हरित गृह जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसकी वजह से आप देख रहे हो कि पहले गर्मी का टेम्परेचर इतना नहीं जाता था, अब दिन पर दिन टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वो इसीलिए कि वायुमंडल में दोस्तों इसकी वजह से गर्मी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके अलावा दोस्तों वायु की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया जाता है अथवा सड़ाया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में, वहां दोस्तों वायु नहीं होती है, ठीक है, तब मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तब कौन सी मीथेन गैस उत्पन्न होती है? यह धानों के खेत में, धान के दोस्तों खेत में आपको मीथेन गैस आपको मिलेगी। कोयले के खानों में आप कोयले की खदान जो होती है वहां आपको मीथेन गैस मिलेगी। इसके अलावा जो दलदली भूमि है, आर्द्र भूमि है, वहां दोस्तों आपको मीथेन गैस मिलेगी, आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे ही मार्स गैस भी कहते हैं। एक बार यही पूछा गया था दोस्तों, लेकिन वो BPSC TRE में नहीं, कहीं और पूछा गया था कि मार्स गैस किस गैस को कहते हैं, तो वो आपके दोस्तों मीथेन गैस को ही कहते हैं, CH4। चलिए दोस्तों, इसके बाद आए थे सल्फर डाइऑक्साइड पर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये अपने आप में आपके अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, अम्ल वर्षा का कारण बनती है। ठीक है, अम्ल वर्षा में दोस्तों आपके इसके साथ साथ नाइट्रस के ऑक्साइड भी होते हैं और आपके जलवाष्प भी पाई जाती है। इसका दोस्तों मैंने आपको नुकसान बता दिया, नदी, मिट्टी या झीलों का अम्लीयकरण करती है और इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी मैंने आपको बता दिया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि स्प्रेकेंस, फ्लूओरिन तथा कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर, फोम, प्लास्टिक, अग्निशामक, प्रसाधन सामग्री, ठीक है, CFC के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। दोस्तों बाकी मैंने ओजोन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, त्वचा का कैंसर होता है, समताप मंडल में पाई जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। इसके अलावा स्पेशल दोस्तों मैं आपके लिए TRE 4 के लिए अतिरिक्त जानकारी भी दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि 1 पेज की ये है। पौधों में वायु प्रदूषण का प्रभाव सिर्फ पत्तियों पर होता है, सिर्फ पत्तियों पर होता है, तने पर नहीं होता, टहनी पर नहीं होता, फूलों पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पत्तियों पर होता है। ठीक है, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के रक्त में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो वह दोस्तों स्वतः गर्भपात का कारण बन सकती है। स्वतः गर्भपात, आप समझ रहे हो, मैंने अभी क्या बताया था कि दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कितनी घातक गैस है, इतनी घातक है कि अगर 4-5 घंटे किसी गर्भवती महिला को अगर वो सूंघने को मिल गई तो उसका जो गर्भ होगा, उसके जो पेट में बच्चा है वो दोस्तों मर सकता है, उसका गर्भ गिर सकता है।
इतनी हानिकारक गैस होती है। CO मस्तिष्क को प्रभावित करती है, मतलब कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो दोस्तों आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 60%, आप देख रहे हो 60%, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अभी अभी दोस्तों मैंने आपको 60% बताई ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन CH4 आपके 20% और जल वाष्प दोस्तों और प्लस CFC, ये सब के सब दोस्तों आपके ग्लोबल वार्मिंग में अहम रोल निभाती हैं। कितना कितना रोल निभाती है मैंने आपको बता दिया है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों वायुमंडल गर्म होता है, जैसे कि आप लोग आजकल देख पा रहे हो कितना गर्म हमारा वायुमंडल दोस्तों हो गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि SO2 को मतलब पूछ ले किस गैस को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं दोस्तों, SO2 को अगर बार बार किसी पत्थर पर दोस्तों किसी में मिलाकर डाला जाता है तो वो पत्थर में दोस्तों क्रैक आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं दोस्तों उस पत्थर में क्रैक आ जाते हैं। तो इसलिए SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। कुछ भी पूछ सकता है वो, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मुझसे आगे नहीं जा सकता वो। धूम कोहरा जिसको हम लोग स्मॉग भी कहते हैं की वजह से नाक एंड गले में जलन होती है, नाक और गले में दोस्तों जलन होती है। रेडॉन जो गैस है, जो दोस्तों वायुमंडल में बहुत अल्प मात्रा में गैस पाई जाती है रेडॉन, तो रेडॉन जो गैस है उससे दोस्तों फेफड़ों का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है रेडॉन गैस से। आर्सेनिक से दोस्तों, आर्सेनिक से चारे को विषाक्त, मतलब जो हमारा जो आर्सेनिक होता है वो जो चारा जो हमारे पशु होते हैं, जो हमारे दुग्धधारी जो पशु होते हैं, जैसे हमारी भैंस हो गई, गाय हो गई, भेड़ बकरी हो गई, ये जो चारा खाते हैं आर्सेनिक दोस्तों उन चारों को जहरीला कर देता है, विषाक्त कर देता है। तो अगर हमारे ये दुग्धधारी जो पशु हैं दोस्तों, पालतू पशु हैं, अगर वो उस चारे का सेवन करेंगे तो वो भी जहरीले उसका अगर सेवन करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो आर्सेनिक इतना ज़्यादा हानिकारक है। इसके अलावा दोस्तों पार्थेनियम, पार्थेनियम से चर्म रोग एवं दमा होता है, पार्थेनियम से चर्म रोग एवं दमा होता है। इसके अलावा एटाई जो रोग है दोस्तों वो आपके कैडमियम के कारण होता है। CNG का प्रमुख घटक दोस्तों मीथेन होता है, CNG का प्रमुख घटक आपके क्या होता है, मीथेन। इसके अलावा CFC से क्लोरीन निकलती है जो O3 मतलब ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरो कार्बन से आपके क्लोरीन गैस निकलती है जो कि हमारे समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है दिन पे दिन। इसके बाद सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काफी बार पूछा गया है, इसको आप डबल स्टार कर लो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में होती है। इसके अलावा बेंजीन से रक्त का कैंसर होता है, बेंजीन से रक्त का कैंसर होता है, ऐसे ही पूछ लेगा और आपको पता नहीं होगा तो आप ऐसे घूमते रहोगे। इसके अलावा पारा से आपको मिनी माता रोग होता है, पारा से मिनी माता रोग होता है। दोस्तों मिनी माता जो रोग है वो न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, मतलब दिमाग से संबंधित बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरॉन्स से संबंधित दोस्तों बीमारी है। न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। दोस्तों एक और प्रदूषण है जिसको हम लोग कहते हैं लंदन स्मॉग, हमारे यहाँ के स्मॉग की तरह है लेकिन कुछ हटके है, जो कि आपके लंदन में सबसे पहले पाया गया था, जो कि हमारे भारत में दोस्तों पहली बार लंदन जो स्मॉग था वो 1952 में देखा गया था। अब आप बताओ, अगर आपसे पूछ लेता कि भारत में लंदन स्मॉग किस वर्ष में प्रथम बार देखा गया, तो कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते। तो जो लंदन स्मॉग है दोस्तों वो 1952 में पहली बार देखा गया। ऐसे करके जैव आवर्धन के लिए उत्तरदायी होता है आपके पारा और DDT, जैव आवर्धन के लिए दोस्तों पारा और DDT आपके उत्तरदायी होती है। इसके अलावा कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। अब देखो कार्बन दोस्तों हीमोग्लोबिन के साथ अपक्रिया करेगा और हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में घुली होती है, यानी कि कार्बन जो होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वो हमारे ब्लड में घुल जाएगी। और दोस्तों ब्लड हमारे पूरे शरीर में होता है तो वो बहुत जल्दी हमारे पूरे शरीर को कब्जा करती है। ठीक है,
तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में, दोस्तों इतना ही था। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि TRE 2 TRE 3 में पूछे गए हैं। TRE 1 के नहीं है, वो TRE 2 और 3 के हैं। ठीक है, 1 का दोस्तों पेपर नहीं है फिलहाल मेरे पास, क्योंकि पेपर दोस्तों मैंने दिया भी नहीं था 1 का। लेकिन मुझे 2 और 3 से दोस्तों इतने क्वेश्चन मिल गए आपको दिखाने के लायक, फिर मैं 1 पे नहीं गया। तो मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले दोस्तों, देखो ये दोस्तों हमारे प्रदूषण है। ये दोस्तों चिमनी लग रही और ये निकल रही नदी, ये निकल रही है नदी। तो यहाँ से जो भी दोस्तों जो वेस्टेज निकलता है वो जल में मिल जाता है। तो जल को दोस्तों वो कैसा कर, जैसे तो आर्सेनिक निकला, आपके पारा निकला, ये जल में घुल गया और वही जल आगे जाके कोई इंसान उसमें कपड़े धो रहा है, कोई नहा रहा है। सबसे खास बात की उसी जल को हमारे 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 जो पशु हैं, पालतू पशु, वो पीते हैं और पीने से दोस्तों जहरीला पानी हो जाता है और पीने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ, देखो आप लोग कहते हो मैं ऐसे ही करा रहा हूं। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। अभी मैंने बताया SO2 भी है, CO2 भी है, जल वाष्प भी है, मतलब D नंबर। ठीक है दोस्तों, D। ये क्वेश्चन आया हुआ कि नहीं, आया हुआ कि नहीं, खुद से तो नहीं बनाया मैंने। इसके बाद बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, मीथेन। आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों, सब TRE 2 और TRE 3 के स्क्रीनशॉट हैं। अब काले फेफड़ों का रोग संबंधित है तो कोयला कोयला खनिकों से, ये भी बताया कि नहीं। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि दोस्तों ये उससे ग्लिसरॉल भी निकलता है, पॉलीसल्फेट भी निकलता है और ये भी निकलता है। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, जब साबुन और डिटर्जेंट बनता है तो उपयुक्त में दोस्तों एक से अधिक इसमें आपके हो जाएगा। ये आपके अपने आप में कार्बनिक प्रदूषण है। ठीक है, इसके अलावा देखो मैंने आपको BOD कितनी अच्छी तरीके से समझाई है, BOD। अब देखो क्या कह रहा है, BOD मतलब जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। अगर कहीं पर BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहीं ज़्यादा हो रही है तो दोस्तों डिमांड तो वहीं होगी ना जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी का मतलब जो जो हमारा DO है, हमारा जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो उसका स्तर गिर गया होगा। तो जब स्तर गिर गया होगा तब पानी कैसा होगा, पानी बहुत प्रदूषित होगा। पूरा कॉन्सेप्ट है, पानी बहुत प्रदूषित होगा, तभी तो वहाँ BOD की उच्च मात्रा इंगित कर रही है, इंडिकेट कर रही है। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है। अब देखो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%, कुछ था इसमें। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया था वैज्ञानिक नियतिवाद को। दोस्तों इसका इसका मैं कंफर्म नहीं हूं दोस्तों, मैं इसका आपको कंफर्म करके बताऊंगा। इसका शायद नवनियतिवाद शायद दोस्तों इसका होना चाहिए, या वैज्ञानिक, इसका इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा ओजोन मतलब O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। अभी मैंने कुछ तथ्य मैंने बताया, यह वायु देखो कह रहा है यह वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी गैस है। अब दोस्तों मैंने अभी अभी बताया कि इसका परसेंटेज 0.00004 होता है। तो ये अत्यधिक स्थायी कहाँ हुई, ये तो एकदम नगण्य मात्रा हो गई। तो इसका पहला ये गलत है एकदम। ठीक है, यह मध्य मंडल में पाई जाती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि यह समताप मंडल में पाई जाती है, तो इसका दूसरा भी गलत है। यह उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। अभी अभी मैंने बताया यह अल्ट्रा वायलेट रेंज को इंगित करती है, जिनकी तरंग दैर्घ्य निम्न होती है, उच्च नहीं होती है। तो तीसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो दोस्तों ये आपके पत्तियों पर पाया जाता है। ये दोस्तों उल्टे सीधे लगा के आया था, तभी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको प्राथमिक प्रदूषक लिखाए है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक में लिखाया है, और ये CO ये भी दोस्तों कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दोस्तों आपके ये पारा। ये दोस्तों इसमें से एक भी, तीन ऑप्शन में से एक भी आपके द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। ठीक है, एक भी द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ये सब के सब आपके प्राथमिक प्रदूषक हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही था आपके था उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके अलावा देखो, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पर, कह रहा मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर। अभी अभी मैंने आपको बताया कहाँ होता है, कहाँ होता है, अंटार्कटिका पर। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा दूं, यहाँ आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, इधर ये पृथ्वी हो गई, ये हो गई कर्क रेखा, ठीक है, नीचे होगी मकर रेखा और इसके उत्तर में हो गई कर्क रेखा। नहीं मतलब दिमाग कहाँ काम कर रहा है मेरा। देखो ये हमारी पृथ्वी हो गई, बीच में हमारी हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा जिसको कहते हैं। उसके 23.5 डिग्री उत्तर में आपकी हो गई कर्क रेखा, जो कि हमारे भारत के 8 राज्यों से निकलती है उसके। और दोस्तों ये भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में आपकी हो गई मकर रेखा, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया पे जाती है मकर रेखा। तो इन तीन में से जो हमारी जो ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है वो दोस्तों इन तीन में से किसी पे भी नहीं, वो हमारे यहाँ होता है। सबसे नीचे जो आपके अंटार्कटिका है वहां होता है। तुम्हारे इन तीनों में से सारे के सारे ऑप्शन गलत थे, तो सही ऑप्शन था उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है, एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है, उसने एसपीएम ही पूछ लिया, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट और आपके मैटर। तो निलंबित कण का तत्व, निलंबित कण का तत्व आपके इसका सही ऑप्शन हो जाता है, निलंबित कण का तत्व। और ये दोस्तों आज की वीडियो का थंबनेल है। अब आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों वीडियो करीब 53 मिनट की हो गई होगी। अब आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दोस्तों जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने उतनी मेहनत की है। मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, जो क्वेश्चन पूछता है मैंने वही आपको कराया है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना। अगली एक और बेहतरीन वीडियो में विद फुल एक्सप्लेनेशन आपके साथ पूर्ण व्याख्या के साथ मैं हाजिर होऊंगा और आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कराऊंगा। उन बीपीएससी टीआरई फुल वालों को मरने दो जो इधर उधर मुंह मार रहे हैं और उनका भला नहीं हो रहा। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पैसे खराब करेंगे और अपना दिन में 15 वीडियो 10 वीडियो 12 वीडियो उनको मिलेंगी, तो वो पूरे दिन ऐसे वही बनाते रहेंगे, उनका पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। उनका जो पोथन्ना होगा, जो ग्रंथ इतने मोटे कर लेंगे लेकिन पढ़ ही नहीं पाएंगे वो। अगर उसमें से कुछ आएगा भी तब भी उनका गलत हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं क्या ही कहूँ, कुछ नहीं कहूँगा, उनमें खुद ही बुद्धि नहीं है। बाद बाकी उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको पिन कर दूंगा, तो सारे लोग जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर बीच बीच में आके आप लोगों की समस्याएं सुनते रहता हूँ। और दोस्तों कल मैंने उस ग्रुप में हैंडमेड सेल्फ मेड दोस्तों मैंने 32 क्वेश्चंस की पीडीएफ, मतलब 32 क्वेश्चंस की मैंने क्विज भी कराई थी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। पेपर दोस्तों आपका चाहे भले ही 2 महीने बाद क्यों ना हो, आपकी पढ़ाई एकदम नंबर 1 की होनी चाहिए। मुझसे जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग टेलीग्राम पे मुझसे जुड़े हैं या मुझसे यूट्यूब पे जुड़े हैं, उन सबका सिलेक्शन होके रहना चाहिए। बाकी दोस्तों मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी पूरी मेहनत करिए। आपको मैं फालतू का नोट्स बिल्कुल नहीं दूंगा, डिट्टू दूंगा। आपको मैं वही दूंगा जहां से क्वेश्चन पूछता है। जैसे दोस्तों ओजोन से क्वेश्चन पूछ रहा था, मीथेन से पूछ रहा था, कुल मिला के
हर साल 4 से 5 क्वेश्चन प्रदूषण से पूछ रहा था, मैंने आपको प्रदूषण उड़ा दिया। आपके विद्रोह से 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, मैंने उड़ा दिया। ठीक है, इसके अलावा संविधान संशोधन से 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, मैंने वो भी उड़ा दिए। वो सारे टॉपिक जो वो उसके फेवरेट हैं, मैं सबकी पुंगी बजा के रखूंगा, सारे के सारे टॉपिक की बैंड बजा दूंगा। कहाँ से पूछेगा वो? कहीं से तो पूछेगा ना, कहाँ से पूछेगा? मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप मेरे चैनल से पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपको करंट अफेयर से डर लग रहा है, मैं बताऊंगा 5 दिन में आपकी मैं ऐसी करंट अफेयर तैयारी करवा दूंगा। ओनली 5 दिन, ओनली 5 डेज। करंट अफेयर का एक आध क्वेश्चन भले ही वहां से बाहर जाए, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसी में से आएंगे। 5 दिन सिर्फ आप मुझे करंट अफेयर के लिए दीजिए, 6 दिन नहीं मांगूंगा आपसे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रखिए और मिलते हैं दोस्तों अगली